सो फ्रेंड्स हमारी जो जनरेशन है जो कि 1980s में बॉर्न हुई थी उसके अंदर हमने अपनी ज़िंदगी में हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो दुनिया में हुई हैं वो हमने देख ली हैं क्योंकि हमने इसमें पेंडेमिक भी देख लिया है जो कि हमारे इवन पेरेंट्स ने नहीं देखा था उनके शायद पेरेंट्स ने किसी टाइम पर देखा हो लेकिन उस ज़माने में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं हो बट हमने पेंडेमिक देखा है। हमने इसके अंदर वॉर्स देखी हैं जो कि हमारे पेरेंट्स ने भी देखी थी लेकिन हमने वो वॉर्स भी देखी हैं जो कि आज तक हम अज़्यूम नहीं कर सकते थे हमारी इनफैक्ट मेरे अगर मैं अपनी फ़ादर की बात करूँ तो वो अपनी लाइफ़ टाइम के अंदर वो चीज़ देख ही नहीं सके और एंड थैंक्स गॉड कि नहीं देख सके, जो कि हमने पिछले 4 दिन के अंदर देखी है। मैं 4th मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ और होपफुली आज ही अपलोड कर दूँगा इसको मैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर हम जितनी पॉलिटिक्स है या इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उसकी बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ऑल्दो कि दिस मस्ट बी मेंशन्ड दैट यूएई के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 ड्रोन अटैक्स हुए हैं और प्लस 200 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स से भी अटैक हुआ है और इट्स ऑन गोइंग एज वेल बट नो मटेरियल डैमेज जो कि बहुत सब्सटैंशियल हो उस तरह का डैमेज हमने नहीं देखा। और ऑफ कोर्स वो छोटे मोटे मसले तो हुए हैं बट मेजर मटेरियल डैमेज नहीं देखा और कैजुअलिटीज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो थैंक्स गॉड इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और अगर किसी को कोई अपडेट चाहिए हो या इस तरह की कोई चीज़ किसी के दिमाग में हो तो वो सोशल मीडिया पे जाने के बजाय जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे उनकी वेबसाइट्स हो, उनके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स हो जाएँ, चाहे वो किसी और तरह की चीज़ हो जाए। हाउएवर मैं आज जो बात करूँगा वो अपने चैनल से रिलेटेड है जिसके अंदर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी और हम इस तरह की चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं इस चैनल के ऊपर और पिछले 5 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मैं आज अपने चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि जो मेरा थॉट प्रोसेस था ड्यूरिंग ऑल दीज़ 4 डेज़ वो कैसा था, मैंने और किस तरह के लोगों को ऑब्ज़र्व किया और मैंने उससे क्या-क्या लर्निंग की क्योंकि हमने एज़ आई सेड बिफोर कि हमने कोविड भी देखा है और उसके अंदर भी कुछ हमारी लर्निंग की थी जो मैंने यहाँ पर इस दफ़ा इम्प्लीमेंट की और इस दफ़ा की जो लर्निंग है वो क्या होगी वो भी हम आगे बात करेंगे क्या कि उसके अंदर क्या लर्निंग है। तो हम ओवरऑल बात करेंगे लर्निंग्स की प्लस ये कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूँगा जो मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो किस तरह से चली हैं इस पूरे टाइम में। फिर आखिर में हम कुछ दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। एज़ आई सेड बिफोर कि हमने कोविड भी देखा है और कोविड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की हैं और मैंने लर्निंग में कोविड में ये एक चीज़ जो मैंने बेसिक लर्न की है अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि कोई चीज़ भी जो क्वालिटी एसेट हो उसको बेचना नहीं चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने कोविड में सीखा था, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि कोविड में हमने देखी कि जो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हुई थी और ट्रैवलिंग के अंदर इवन दो कि फ्लाइट्स चल रही थी बट उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि हम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। मेरी फैमिली खुद 4 महीने के लिए 4 या सा चा चा ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए मेरी फैमिली मुझसे दूर थी, मैं दुबई में था और ये लोग फँस गए थे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ाज़ निकाले थे जिसके अंदर इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया था कि जो इस तरह की इश्यूज़ होंगे, उसमें आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी अगर आपको मिलना है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली गोल्डन वीज़ा का एक और फ़ायदा हुआ था कि आप अगर स्ट्रैंडेड होते हैं किसी कंट्री के अंदर ऑल्दो कि आप यूएई सिटिज़न नहीं हैं, बट अगर आप स्ट्रैंडेड होते हैं और रेज़िडेंट हैं और गोल्डन वीज़ा के साथ हैं, तो आपको रिपैट्रिएशन मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स इस कंडीशन के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता था जब फ्लाइट्स चल ही नहीं रही हैं। सो फ्लाइट्स चल ही नहीं रही हैं, अब इसका भी कुछ देखना पड़ेगा बट कोविड के टाइम पे एटलीस्ट हमने ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन वीज़ा हमें समझ में आ गया था कि गोल्डन वीज़ा लेना, तो मैंने गोल्डन वीज़ा लिया हुआ था बट उसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में थी और जो मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था वो ये कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फैमिली मेंबर्स या आप खुद स्ट्रैंडेड तो नहीं है। अगर आप स्ट्रैंडेड नहीं है तो थैंक्स गॉड। मतलब मेरा ये कि अगर आप कहीं किसी जगह पर विज़िट पे गए हुए हैं या इवन अपने होम कंट्री गए हुए हैं, क्योंकि आपका होम कंट्री भी जो है, अगर आपका बेस यूएई है तो आपका होम कंट्री आपको अगर आप वहाँ पर भी हैं तो आप स्ट्रैंडेड हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने हिसाब से काम किया हुआ होता है। सो अगर आप अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि और मैंने उस वीडियो में बात भी की थी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वॉर से रिलेटेड। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कोई स्ट्रैंडेड ना हो। अगर कोई स्ट्रैंडेड है तो सबसे पहले उसको देखा जाए। फिर उसके बाद आपका आता है कि आपके पास पैसे किस तरह के हैं और उसके अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने पैसों को मैनेज करना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ चीज़ें तो ऑफ कोर्स उससे पहले से आपको दिमाग में होनी चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग दिस टाइम भी आप कर सकते हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कोविड में देखा था यहाँ पर सप्लाई चेन के इश्यूज़ हुए थे, ग्रोसरीज़ और जो रेगुलर सुपरमार्केट आइटम्स थे वो शॉर्ट भी हुए थे। बट इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ ये देखी मैंने कि यूएई के अंदर हमें वो मसले नहीं मिले, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत स्टॉक अप कर लें तो वो अच्छा है, जो कि हमने थोड़ा-सा ट्राई किया था, ज़्यादा नहीं किया था। बहुत ज़्यादा हमें पता था कि जब आप जाते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है सुपरमार्केट की वाइब देख कर के उसमें कोई मसला होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो हमने देखा था कि लोगों ने ट्रॉलीज़ भरी हुई थी बट एट द सेम टाइम शेल्फ्स खाली नहीं हुए थे। सो दैट वाज़ वन पॉजिटिव इंडिकेटर
और उसकी वजह से हमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और हम एक कंफर्टिंग सिचुएशन के अंदर थे। जो मैंने बैंकिंग की बात की, जो अपने आप कैश मैनेजमेंट की बात की, उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मैंने ऑल्दो कि हम यूएई में हैं, सैलरीड अकाउंट भी होता है और भी डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोले हुए हैं यूएई के अंदर। तो मैंने मेक श्योर किया था कि हमारे पास सारे बैंक अकाउंट्स के अंदर थोड़ा बहुत कैश मौजूद हो, क्योंकि आपने ये देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले, और ये अगेन दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस और दिस इज़ अ लर्निंग, कि किस तरह से आपके जो मेजर बैंकिंग ऐप्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स ऐप हैं, उनके अंदर आउटेज आई थी और उस आउटेज की वजह से अपने लोगों ने एक्सेसिबिलिटी का मसला हो गया था, अपने कैश को एक्सेस नहीं कर सकते थे या अपनी बैंकिंग ऐप्स को एक्सेस नहीं कर सकते थे, एटीएम्स तो एक्सेस फिर भी हो रहे थे। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है तो मेक श्योर करें अफोर्डेबल बैंक अकाउंट है वो खोल लें, उसमें थोड़ी बहुत सेविंग रखें ताकि इस पॉइंट पर आपको कोई पैनिक अटैक ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सो अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो मेरे पास, मैं अपने चैनल के ऊपर जितनी दफ़ा भी बात की है मैंने कुछ स्पेसिफ़िक स्ट्रीम्स की बात की है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ, तो आई वुड डेफ़िनिटली स्पीक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि हूँ तो मैं एक्सपैट, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो एक चीज़ तो ये कि चाहे वो दुबई की रियल एस्टेट हो, चाहे वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट हो, रियल एस्टेट इज़ नॉट लिक्विड एट ऑल। सो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी जगह पर है। ये आपको इस तरह के इस इश्यू पर आने से पहले प्लान करना चाहिए। ये उस ज़माने में कुछ भी नहीं हो सकता जब आप एक पैनिक सिचुएशन के अंदर हो, तो आपकी जो रियल एस्टेट है वो आपके पास रहेगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो रियल एस्टेट के अलावा मैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एस्टेट की खैर मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट, बट जो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक्स हैं और जो फिक्स इनकम है पाकिस्तान की, वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉक्स की बात करें तो जब ये सिनेरियो बना था, तो उससे अगले दिन जब मार्केट्स खुली थी पाकिस्तान के अंदर, तो लोअर लॉक्स लगे थे और -10% के ऊपर मार्केट थी। उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इन्वेस्टेबल कैश होना चाहिए और इसे ड्राई पाउडर भी कहते हैं, गन पाउडर भी कहते हैं इन्वेस्टिंग टर्म्स के अंदर, कि आपके पास कोई ऐसे अमाउंट इन्वेस्टेबल मौजूद होना चाहिए कि इस तरह के टाइम पर आप उसको कैप्चर कर सकें, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो पहले दिन मैंने इन्वेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन बड़ा स्विंग हुआ था और -10% के बाद ऊपर मार्केट गई थी, 5% ऊपर चली गई थी, फिर दोबारा -10% चली गई थी। मैंने कहा था -5% पे थोड़ा-सा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैंने थोड़ा-सा इन्वेस्ट किया था। उसके बाद में दोबारा से नीचे चली गई थी। अगले दिन फिर मैं वेट कर रहा था कि नीचे आएगी, बट आई हैड सम गट फीलिंग कि ये 10% ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई मेजर इशू नहीं था, सिर्फ ऑयल प्राइसेस की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट उसको फैक्टर इन कर रही थी। प्लस पाकिस्तान की मार्केट पहले ही 1 महीने के अंदर ही काफ़ी नीचे जा चुकी थी, तो वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। बट एनीवेज़ नेक्स्ट डे जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ, उसके अंदर मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट की। अब होता ये है कि आपके पास ठीक है इन्वेस्टेबल कैश मौजूद है, बट ये भी तो पॉइंट है ना कि हो सकता है अगले दिन और नीचे चली जाए मार्केट, अगले दिन और नीचे चली जाए या इसी तरह से नीचे जाती रहे, तो ये भी तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए आपके पास। तो मैकेनिज्म मेरा तो ये है कि भाई मैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज की बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। अगर लेट्स से 10% मार्केट गई है तो डेफिनेटली मुझे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगर फर्दर लेट्स से 2-3% नीचे जाती है तो आई डोंट केयर। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से 5-6% नीचे जाती है तो देन आई विल इन्वेस्ट अगेन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जो कि हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है बंदा। और पाकिस्तान के स्टॉक्स में एक और चीज़ ये कि जब इन स्टॉक्स नीचे गए थे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने ट्राई किया कि वो स्टॉक्स देखूं जो काफ़ी ज़्यादा नीचे गए हैं और उनके डिविडेंड्स आने वाले हैं या वो डिविडेंड्स देते हैं, तो मैंने उस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जो क्वालिटी हो, जो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चले गए हों, इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं थी उनको, प्लस ये कि वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हों। तो वो आई थिंक इन शॉर्ट टर्म एज वेल यू विल गेन फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। अगेन आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट स्टॉक्स, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं थोड़े बहुत स्टॉक्स अपने हिसाब से खुद इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी पेड कम्युनिटी में भी अगर कोई पूछे तो मैं उनको भी नहीं बताता कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से नहीं। हाँ, एक जनरल आइडिया नाम से दे सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट है स्टॉक्स का, अगर नहीं, और अगर लेट्स से आप इंडियन हैं या आप किसी भी और कंट्री से हैं, तो आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट भी मल्टीपल हों तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास एटलीस्ट 2 या 3 ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं। उसमें भी रीज़न है, क्योंकि अगर उस किसी की एक आउटेज आ जाती है, कोई ग्लिच आता है, तो आपके पास जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि कोई पैसे लेके भाग जाएगा, बट इन्वेस्टिंग टाइम के ऊपर जो ग्लिच आता है उसको अवॉइड करने के लिए, या कोई बैंक के अंदर, पाकिस्तान में भी मेरे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं इसी वजह से कि कोई ऐप कोई प्रॉब्लम कर जाए, कुछ मसला हो जाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों
इस तरह के टाइम को अवेल करने की। और लोग ये बोलेंगे कि यार इतने पैसे होते किसके पास हैं जो आप इस तरह से रखें इतने सारे बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपका इमरजेंसी फंड काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर फिक्स इनकम की अपॉर्चुनिटी भी है। बाय बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, इंडिया में जो भी एक्सपर्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, वो कोशिश करे उन एवेन्यूज़ को यूज़ करते हुए जो कि एक्सपर्ट्स के लिए मौजूद हैं, ताकि रिपैट्रिएशन में प्रॉब्लम ना हो, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान के अंदर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया। सो इंडियंस मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, बट पाकिस्तान के लिए मेरे पास रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, अभी इस पोजीशन पे मेरे पास पाकिस्तान में कुछ पैसे थे, तो मैंने पाकिस्तान के अकाउंट से ही इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक्स के अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें पहले से आपकी सिस्टम बने होने चाहिए। इस तरह की सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जैसे आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, तो उनमें कुछ पैसे एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से डाल दें, ताकि एक्सेसिबिलिटी का मसला ना हो इन केस ऑफ आउटेजेस, जो कि यहाँ पर अमेज़न का जब जो वेयर हाउस के ऊपर, नॉट वेयर हाउस, इट वाज़ डेटा सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके बाद वहाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउटेजेस थी, तो वो उस तरह का मसला ना हो। फिर मेरे पास रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल, अब मैं किस तरह बोलूँ, पिछले 5 साल से मैं बोल रहा हूँ लोगों को, अब जाकर उसके रेट्स कम हो गए हैं, 6% पे चले गए, तो अब लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ था, तो वहाँ पर रेट्स कम होना शुरू हो गए। तो ऑफ कोर्स रेट्स तो कम होने, तो ये बात शुरू से कहता रहता हूँ मैं। अब 6% का आपको, 6.25% का आपको यूएस डॉलर में मिलता है, और 11% का रुपीज़ में मिलता है। नॉट टू बैड, क्योंकि यूएई के अंदर आपको इस तरह के रेट्स बहुत मुश्किल से मिलने हैं, तो अगर आप करना है तो आप अभी भी आरडीए के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, अगेन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये जो भी फिक्स इनकम होती है, इसको बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं लेना चाहिए। हाँ, ड्राई पाउडर के लिए रखना चाहिए। हाँ, इसको आप लेट्स से थोड़ा सा इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए, या थोड़ा सा इन्वेस्टेबल, वही इन्वेस्टेबल कैश आपके पास हो तो वो रखें, या फिर 2-3 साल के अंदर जो आपके इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए आप रख सकते हैं। फिर आती है बात, अब ये तो बात हो गई पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट्स की, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी नींदें नहीं ख़राब होनी थी यहाँ पर। अब आते हैं यूएई स्टॉक्स के अंदर, और बाय द वे पाकिस्तानी स्टॉक, मैं नींदें ख़राब की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, फिक्स इनकम में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, ये मैं 10 साल के लिए देखता हूँ, और इसमें से मुझे एटलीस्ट अभी कोई ये सोचना नहीं है कि इसमें से पैसे निकालने हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो, चाहे वो लॉस में हो, उसके जो डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, मैं वो भी री इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब आते हैं हम यूएई के अंदर, तो यूएई के जो मेरे पास स्टॉक्स थे, उसके अंदर 2 मेजर स्टॉक्स हैं। चलें उसका बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन कंपनीज़ हैं, एमआर और एयर अरेबिया। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो सिनेरियो हुआ है, वो यूएई को ज़्यादा इम्पैक्ट किया, तो इसके अंदर तो लॉस लाज़मी था। अब यूएई ने 2 दिन मार्केट बंद रखी थी। उसके बाद जब आज मार्केट खुली थी, तो -5% पे थी, क्योंकि फ्लोर है -5% का, यानी कि यूएई की मार्केट के ऊपर लोअर लॉक जो है -5% का लगता है, इससे ज़्यादा नीचे कोई स्टॉक नहीं जा सकता, जिसकी वजह से एमआर और एयर अरेबिया दोनों 4.95% इस तरह करके कुछ डाउन हुए थे, विच वाज एक्सपेक्टेड। हो सकता है कल भी 5% का फ्लोर लगे, आज मैंने कोई बाइंग नहीं की। हो सकता है कल अगर 5% के ऊपर जाता है, तो शायद मैं कुछ कर लूँ। स्टिल आई माइट नॉट बाय, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे एक्सपोज़र अच्छा खासा था एमआर के अंदर, एयर अरेबिया के अंदर इतना नहीं था, तो एयर अरेबिया प्रॉब्ली मैं ले सकता हूँ। सो अगेन, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस वीडियो एट ऑल। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, और मेरा सिनेरियो, आपका सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है मैं जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए वो सही नहीं हो। सो इसलिए जो यूएई की स्टॉक मार्केट है, वी स्टिल हैव टू सी इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ कि सिचुएशन क्या बनती है। बट इफ़ दे गो फर्दर, लेट्स से 15%, 20% नीचे चले जाते हैं किसी वजह से भी, वैसे 20% नहीं जाएँगे, लेकिन 15%, समवेयर बिटवीन 10 टू 15% नीचे जाता है कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, देन आई वुड डेफिनिटली थिंक फॉर इट। अच्छा, अब आते हैं यूएस के स्टॉक्स में। अच्छा, यूएस के स्टॉक्स में पहले दिन लग रहा था कि हमको भाई ये तो स्टॉक मार्केट नीचे चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था, वो हम लोकलाइज़ सोच रहे थे। जबकि मार्केट खुली तो बिल्कुल नॉर्मल खुली थी। आई थिंक कोई हार्डली कुछ परसेंटेज कम हुई थी, कुछ डेसिमल में कुछ कम हुई थी, बट उसके बाद वो ऊपर चली गई थी मार्केट। आज जो खुली है मार्केट, तो उसमें उसने थोड़ा सा डिप लिया था, बट अगेन मैं देख रहा था कि अभी दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है। तो यूएस के मार्केट के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, हार्डली 1 and 1.5%। तो 1 and 1.5% इंडेक्स के ऊपर अगर फ़र्क पड़ रहा है, इट्स नॉट दैट मच एट ऑल। सो यूएस के अंदर अगेन आई वाज़ होपिंग कि थोड़ा सा नीचे जाएँगे, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स या ग्लोबल स्टॉक्स, क्योंकि मैं सिर्फ यूएस के अंदर नहीं, ग्लोबल वीटीआई और वीटी और इस तरह के जो भी टिकर सिंबल है, अगेन मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल के अंदर, वो जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूएस के स्टॉक्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना मेरे मेरे लिए सही नहीं था। मैं चाह रहा था कि ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, और ग्लोबल के एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके मैं सुकून की नींद
ले सकूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इन इस पूरे टाइम में आपका जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है, एक तो वैसे ही होता है क्योंकि पिछले 3 मैंने ये चीज़ इनफैक्ट मुझको उसमें बात करनी थी जब मैं आपसे बात कर रहा था मेरे थॉट प्रोसेस की कि ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो गोइंग फॉरवर्ड मैंने सोचा था कि अब एक चीज़ मुझे करनी है, वो ये कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। और इसने इट एक्चुअली विल ब्रिंग यू टू अ मेंटल ब्रेकडाउन अगर आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। और ये एक एडिक्टिव चीज़ होती है, ख़ास तौर पे ये जो ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक तरह से लर्निंग है आफ्टर कोविड, जो बाकी चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन इसके इस इंस्टेंस के ऊपर मेरी ये लर्निंग है कि आपको अपनी कोई हॉबी ढूंढें, अपना कोई एक्टिविटी ढूंढें, रादर देन जस्ट स्क्रोलिंग माइंडलेसली ऑन एक्स प्लेटफॉर्म, जो कि आपको किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा नहीं देता। आपको जो नॉलेज मिलनी होगी वो वैसे भी मिल जाएगी। सो इसलिए वो चीज़। और जहाँ मैं बात कर रहा था यूएस के स्टॉक्स की, तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर ईटीएफ्स जो मैं बाय करता हूँ वो मैं सर्वा के थ्रू करता हूँ, इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू करता हूँ, अमाना के थ्रू करता हूँ, और अमाना के थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और इसके अलावा बराका के थ्रू करता हूँ। इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स का अगर रेफरल लिंक चाहिए तो अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको यूज़ करते हुए आप मेरा जब लिंक यूज़ करेंगे तो आपको 3000 अप टू 3000 दिरहम का रेफरल बोनस मिल सकता है फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। सो दीज आर माई गो टू प्लेटफॉर्म्स फॉर इन्वेस्टिंग। एंड अगेन इसमें भी फ़ायदा हुआ क्योंकि सर्वा एंड बराका बोथ वर डाउन। सर्वा तो 1.5 दिन के लिए डाउन रहा था, बराका भी ऐसी कुछ था क्योंकि वो अमेज़न का जो डेटा सेंटर डाउन हुआ था। आई थिंक अमाना आई डिडंट ट्राई, बट जब मैं ट्राई कर रहा था वो चल रहा था। इंटरैक्टिव ब्रोकर तो खैर वो है ही नहीं यूएई बेस्ड, तो इसलिए वो वैसे ही चल रहा था। सो इसलिए फ़ायदा हुआ अगेन इसके अंदर। अगर हाँ, मार्केट नीचे जाती तो फिर मुझे इंटरैक्टिव ब्रोकर को फंड करने में मुश्किल होती। लेकिन बाकी जो लोकल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनको फंड करना आसान होता है, ख़ास तौर पे अमाना को। तो इसलिए अगेन इट वाज़ गुड फॉर मी कि मेरे पास मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स थे। मेरे पास थे, आपके पास हों, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप एक प्लेटफ़ॉर्म से भी काम चला सकते हैं। बट हैविंग मोर देन वन प्लेटफ़ॉर्म ऑलवेज़ हेल्प्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मसला नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपके जो हैं रेगुलेटेड हैं। अब आते हैं, थोड़ा-सा टच करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास व्हिच इज़ गोल्ड। अब गोल्ड के अंदर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू बाय गोल्ड फिज़िकल, बिकॉज़ फिज़िकल को रखना मुश्किल होता है। इवन दो कि वी आर इन अ वेरी सेफ कंट्री ऑफ यूएई, बट यहाँ पर रखना फिर भी मुश्किल होता है। अम, तो डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं थ्रू ऐप्स, बट थोड़ा-सा फिज़िकल गोल्ड आपके हाथ में भी होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन के लिए। तो वो भी हाथ, अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको बहुत सारी एश्योरेंसेस मिलती हैं, आप अपना टाइम बहुत अच्छी तरह से गुज़ार सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आपके पास मिलियन डॉलर्स हों, $2 मिलियन हों। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपके पास होंगी ना, तब भी आपका ये जो मुश्किल टाइम होता है, ये बहुत अच्छी तरह से गुज़र सकता है। तो थोड़ा बहुत गोल्ड फिज़िकल घर पे होना चाहिए, जस्ट इन केस। और डिजिटल गोल्ड आप जितना भी रखना चाहें, वो सर्वा या ये बराका या इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। अब रियल एस्टेट पे थोड़ा-सा आते हैं, तो स्टेक की बात करूँ, स्टेक, पिपको ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड, ये इन 3 प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो इनकी जो बहुत अच्छी बात ये है कि आप लेवरेज पे नहीं होते हैं। इसके अंदर आप जो भी अपने पैसे लगा रहे हैं, वो आपके अपने पैसे हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई है यहाँ पर जिनकी पूरी नेट वर्थ अपने एक घर के अंदर मौजूद थी, और वो दे वर फ्रीकिंग आउट क्योंकि नहीं पता था कि क्या सिनेरियो बनेगा। अब इस तरह की सिनेरियो में मैं हमेशा मना करता हूँ कि आपकी नेट वर्थ कभी भी अपने घर के अंदर पूरी की पूरी नहीं होनी चाहिए, इवन 80% भी नहीं होनी चाहिए। आई वुड से कि अच्छा चंक जो है वो नहीं होना चाहिए आपकी नेट वर्थ का आपके घर के अंदर, वो भी मॉर्गेज। मतलब अगर कुछ होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, यू हैव टू फोरगो योर प्रॉपर्टी। सो मेक श्योर करें कि अगर आपने नहीं लिया, और अगर आपने ले लिया ऑलरेडी, तो अपनी फिर वेल्थ दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू करें या उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू करें। सो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। एंड स्टेक का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी पैसे आप लगा रहे हैं, ये लेवरेज्ड नहीं होते। सो फ़ायदा क्या लें, नुकसान क्या लें? फ़ायदा उस वक्त होता है जब आपका थोड़ा-सा डाउन टर्न लगता है आपको। नुकसान उस वक्त होता है जब आपका अपसाइड पोटेंशियल होता है और लेवरेज पे नहीं होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उस तरह से। बट मेरे लिए स्टेक जो है वो एक तरह से इसलिए भी अच्छा था क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी, तो अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती भी एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर पोर्टफोलियो में हैं, उसको वो हेल्प आउट करेंगी। तो वैसे भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पोर्टफोलियो है स्टेक का, वो इंश्योर्ड होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो रेगुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने अपने खुद इन्वेस्ट किया होता है, तो हो सकता है वो इंश्योरेंस पे ना हो अगर आपने मॉर्गेज नहीं की हुई है। तो अगर आपने खुद से ली हुई है, तो अगर मॉर्गेज की थोड़ी सी कॉस्ट होती है, लोग अवॉइड करते हैं उसको। बट यहाँ पर क्योंकि स्टेक के थ्रू आप जाएँगे, तो आपको ऑलवेज़ यू हैव टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। अब दुबई की प्रॉपर्टीज़ इस वक़्त अभी इट्स टू अर्ली टू से व्हाट डायरेक्शन इट विल टेक, बट आई थिंक कि इतना कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा,
बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इनॉर्मस बिकॉज ऑलरेडी डिमांड बहुत है, लोग यहाँ पर आना फिर भी चाह रहे हैं। अगेन वो पॉलिटिक्स में चली जाती है बात, या फिर लोग बातें करेंगे उसके अंदर। यहाँ से लोग जाना नहीं चाह रहे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर रहते थे और रहते हैं, वो इवैक्यूएट नहीं कर रहे थे। जो लोग इवैक्यूएट कर रहे थे वो बेसिकली स्टैंडर्ड टूरिस्ट थे जो कि यहाँ पर फंस गए थे। और जो भी फंसता है, चाहे उसको स्विट्जरलैंड में आप फंसा दें, मैं अगर जाऊँ कि छुट्टियों पे अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में और मैं वहाँ पर फंस जाऊँ किसी भी वजह से, फ्लाइट्स की वजह से या कोई भी, तो मुझे वो स्विट्जरलैंड अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए किसी को जो जो बंदा फंसता है उसको वो जगह पसंद नहीं आ रही होती है बियॉन्ड द टाइम दैट दे वांट टू स्टे। सो इसलिए बहुत सारे लोग भागे हैं, और कुछ लोग, वेरी स्मॉल परसेंटेज, जो कि वैसे ही जाना चाहते थे वो गए हैं। बट ओवरऑल चाहे वो गोरे हो जाएं, चाहे वो देसीज हो जाएं, कोई भी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि द वे द गवर्नमेंट हैज़ डन दिस जॉब अमेजिंग। सो स्टेक, एज आई सेड, या प्रिपको ब्लॉग या स्मार्ट क्राउड, इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। इनफैक्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, रीसेंट वीडियोस मैंने कार्ड्स में लगा दी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। इसमें भी आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे, अप टू 500 दिरहम्स या 250 दिरहम्स का, वट एवर द केस इज। अच्छा, अब आते हैं एक्चुअल रियल एस्टेट के ऊपर। सो गोइंग फॉरवर्ड, अभी मैं देख रहा था एक स्क्रीनशॉट किसी मैंने लिया था लिंक्डइन के ऊपर, एक साहब थे, उन्होंने डाला था। उन्होंने कहा था कि आज के दिन भी 4 बिलियन दिरहम्स की ट्रांजैक्शंस हुई हैं डीएलडी के अंदर, एंड यू कैन गो एंड सर्च दैट आउट, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी ये चीज़ें 4 मार्च को। और ये एक रेगुलर टाइम है। अब आगे जाकर देखते हैं कुछ दिनों में कि क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन आज के दिन 4 बिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ, ठीक है, पैनिक है बहुत सारे लोगों में, बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ डिस, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं भाई कोई डिस्ट्रेस डील है। मैं अभी जितने भी रियल एस्टेट के लोगों को मैं जानता हूँ, सब पूछ रहे हैं उनसे कि भाई कोई डिस्ट्रेस डील है। तो डिस्ट्रेस डील अगर आएगी भी तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ब्लैंकेट डिस्ट्रेस आपको मिलेगा। लोगों के पास लिक्विडिटी है, लोग होल्डिंग पावर के साथ हैं, और कुछ टाइम में आई होप कि सिनेरियो वैसे ही बेहतर हो जाए। प्लस ये कि गवर्नमेंट की यहाँ पर इंसेंटिव्स आने वाले हैं, जो कि आपको जब आएंगे तो पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ नॉट वन सिंगल एसेट क्लास जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर एज आई सेड, जितना अभी तक मैंने बात की है उसके अंदर, कितनी देर की वीडियो हो गई है ये, मेरे ख्याल 24 मिनट्स की वीडियो हो गई है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात की है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि यूटिलिटी है, जिसके अंदर आप खुद रहते हैं, जिसके अंदर लोग आप जिसके अंदर आप रेंट पे देते हैं। सो आप मुझे ये बताएं कि दुबई के अलावा इस रीजन के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, और इस पूरे रीजन के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि वेल्दी हैं, पैसे वाले लोग हैं, और सब लोग वेस्ट नहीं जा सकते, और जो जा भी चुके हैं और जो वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह भी रहे हैं, उनके यहाँ भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। अगर होते हालात अच्छे तो वो यहाँ क्यों आते। सो ठीक है, यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक मेजर इंसिडेंट है, बट स्टिल आई वुड से कि वेस्टर्नर्स भी, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो तो नहीं जाने वाले। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मसला उनको, जो आने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होगा। अब वो किस तरह से होगा, दुबई एक बहुत बड़ी ब्रांड है, वो ऐसे नहीं अपने सिचुएशन को छोड़ेगा। बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, जो सिनेरियो है वो चेंज नहीं हुआ है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनली कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, जापान में, न्यूजीलैंड के अंदर भी तो अर्थक्वेक आते हैं ना। इनफैक्ट जापान में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मैं किसी की रील देख रहा था, कोई मुझे कह रहा था कि भाई 3 सेफेस्ट कंट्रीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, अगर आपको फाइट से बचना है, तो वो न्यूजीलैंड है, वो आइसलैंड है, और स्विट्ज़रलैंड है। अब मैंने कहा यार चलें स्विट्ज़रलैंड को तो छोड़ देते हैं, लेकिन आइसलैंड और न्यूज़ीलैंड के अंदर तो वहाँ भी फॉल्ट लाइन्स हैं, वहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, हमने पास में भी देखा है। अब वंस इन अ डेकेड कोई बड़ा अर्थक्वेक आता ही है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो गया। अब मतलब 10 साल में, यहाँ तो 50 साल में एक दफ़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ, हो सकता है आगे ना हो सकता हो, यू नेवर नो। बट जापान के अंदर मैंने फिर उसको एग्जांपल इस तरह से दी कि मैंने कहा जापान के अंदर कितने अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहाँ से लोग चले गए क्या, या वहाँ पर नहीं है, वो नेचुरल डिज़ास्टर है, वो कभी भी हो सकता है। जो यहाँ पर सिनेरियो हुआ है ये भी कभी भी हो सकता है, और पहले नहीं हुआ, और अब सिनेरियो इस तरह का जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल के ऊपर होगा। और अच्छी बात यूएई की है कि मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, नेक्स्ट टाइम दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आई एम 100% श्योर कि इसके लिए भी कोई प्रिपरेशन होगी। अब वो क्या होगी, अगेन इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एंड मेरा ये सब्जेक्ट भी नहीं है जिसको मैं डिस्कस कर सकूं। सो मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। मेरे एक पेड कम्युनिटी भी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35 लोग हैं। अभी हमारे इवेंट भी होने वाला है, प्रॉब्ली मीटअप होगा इस वीकेंड के ऊपर। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है,
उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, वी हैव ऑलमोस्ट 35 पीपल ऑल अराउंड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यूएई से ज़्यादा लोग हैं, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग हैं, और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। अगेन एज आई सेड, स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट एडवाइस उसमें नहीं होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ क्वालिटी स्टफ इज़ बीइंग शेयर्ड देयर। और इसके अलावा मैं एज आई सेड कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने 2, 3, 4 बल्कि 5, 6 मेन प्लेटफॉर्म्स की बात की है, जिसके अंदर सर्वा हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया। उन दोनों की जो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर सर्वा की वीडियो है, यहाँ पर स्मार्ट क्राउड की वीडियो है, उन दोनों को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।